वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ वर्ब्स का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब के पार्ट 2 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम आपको सबसे पहले नीड और डेयर को कंप्लीट करेंगे। हमने आपको बताया था कि नीड और डेयर ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं, कभी वो मेन वर्ब की तरह भी काम करने लगते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कब वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से समझेंगे कि हम लोग वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर नीड या डेयर के साथ अगर नोट का प्रयोग किया गया है तो हम लोग समझते हैं कि वो क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर नीड या डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है तो वो भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह उस समय काम करेगा। चलिए, अगर जहाँ नीड और डेयर मुख्य वर्ब की तरह भी काम करता है तो क्या अंतर हो जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अगर काम करेगा तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक है उसको फॉलो करेगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का? तो कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। ठीक है, इस तरह के मैंने बहुत सारे रूल्स बताया आपको पार्ट 2 में, उसको देख लीजिएगा लेक्चर्स को। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जब नीड और डेयर जो है मेन वर्ब की तरह काम करेगा, नीड एंड डेयर, नीड और डेयर जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो ये पूरी तरह से मेन वर्ब का जो रोल होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा अनुशासित होता है। ठीक है, और तो वो ये भी नीड और डेयर भी मेन वर्ब की तरह ही अनुशासित होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं सी नंबर रूल लिखते हैं। इसका सी नंबर रूल क्या है? ये नीड एंड डेयर जो है अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा, नीड एंड डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो क्या होगा कि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार से अनुशासित होगा। चलिए इस पे एग्जांपल लेते हैं, सबसे देखते हैं। जैसे कि दे है, दे नीड सम मनी, उसे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, दे नीड सम मनी। तो देखिए दे के लिए क्या होगा, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा, मेन वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल मेन वर्ब लगेगा। तो देखिए यहाँ पर नीड लगा हुआ है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए दे के साथ नीड लगा हुआ है। उसी तरह अगर जहाँ ये सेंटेंस हटा डू, एग्जांपल और लेते हैं, डू दे नीड सम मनी, क्या उससे कुछ पैसे चाहिए, डू दे नीड सम मनी। तो देखिए इसके अनुसार से, इस दे के अनुसार से यहाँ पर डू लगा है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं ये कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार से जिस तरह से मेन वर्ब कंट्रोल होता है उसी तरह जो है जब नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार से ये कंट्रोल होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट रूल और है, उसको देखते हैं। पहले इसको इम्पॉर्टेंट रूल लिख लीजिएगा ट्रिपल स्टार लगाकर, इसको डी नंबर रूल लिखते हैं। देखिए क्या होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है अगर इसको एंड के साथ जोड़ देते हैं तो आपको जब भी उसके साथ अगर वर्ब का यूज करते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अलग वर्ब का यूज करके आपको उसको क्लियर करना होगा और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी अलग से वर्ब लगाना होगा। अगर इन दोनों में से अगर किसी एक जगह भी वर्ब का अगर मिसिंग होता है तो आपको जो अपने से अलग से उस जगह वर्ब को यूज करना है। जैसे देखिए एग्जांपल से इस चीज़ को हम लोग अच्छे समझ सकते हैं। पहले इसको रूल के रूप में लिख लीजिए कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और तथा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, अगर एंड से जुड़ा हो तथा उनके लिए एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है।
अगर एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए, तो आपको जो है तो आवश्यकता अनुसार जो है क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑक्सिलरी के लिए मुख्य वर्ब के रूपों को स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के लिए अगर जहाँ सेम मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है, एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग अगर किया गया है, तो आपको क्या करना है कि उस केसेस में दो जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, सहायक ऑक्सिलरी मतलब क्या हुआ, सहायक क्रिया है, तो एक मुख्य क्रिया है और उसके साथ दो ऑक्सिलरी वर्ब है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो दोनों के लिए मुख्य क्रिया का क्या रूप होना चाहिए उस रूप को जो है उसमें स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में अगर हम कहें कि अगर इसके साथ हैज हैव लगा हुआ है, तो हैज हैव के साथ वर्ब का मेन वर्ब का कौन सा रूप लगता है, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे सेल है, विल है, कैन है, कुड है, तो इसके साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला रूप लगता है। तो आप जो है मुख्य क्रिया का दोनों रूप को क्लियर कर दीजिएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा अगर जहाँ हैज हैव है तो, और अगर सेल विल है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं इस रूल से, इस रूल में यही बता रहे हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर दोनों का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है, ठीक है, उसके साथ एक मुख्य क्रिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मुख्य क्रिया का जो रूप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगेगा उसको अलग से लिख देना है उस वर्ब का फॉर्म को, और एंड लगाकर जो है फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो वर्ब का फॉर्म लगेगा उसको लिखना पड़ेगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही हैज डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क। अगर ये सेंटेंस है मतलब उसने यह किया और वह जो है बहुत सारे कार्य को करेगा, उसने यह कार्य किया और वो बहुत सारे कार्य को करेगा, ए लॉट ऑफ वर्क करेगा, डन करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो समझने क्या है कि यहाँ पर देखिए आपका ये देखिए डू क्या है, क्रिया है, यहाँ पर डन जो है ये क्या है, क्रिया का फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, ये मेन वर्ब है डू। और हैज क्या है, हैज जो है ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है ये, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, तो इसके साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैज हैव हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो यहाँ मेन वर्ब का तीसरा रूप हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया। उसी तरह देखिए विल क्या है, विल जो है सेल विल कैन कुड मे माइट, ये सब क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है, इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, तो यहाँ पर वर्ब का हम लोग पहला रूप का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना कि जो मेन वर्ब मेरा डू है, अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब के लिए उस मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मेन वर्ब का तीसरा रूप लगा डन, और यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मेन वर्ब का पहला रूप लगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पे जो है किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड, नो एरर। आपको एरर फाइंड आउट करना है। अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, वर्क जो है
ये वर्क आपका मेन वर्ब है। वर्क क्या है? ये वर्क जो है आपका मेन वर्ब है। यहाँ पर जो है हैज और विल, हैज क्या है आपका? हैज जो है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और विल क्या है? विल जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या हम लोगों ने रूल सीखा है कि रूल मेरा ये कहता है कि अगर जहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों अगर यूज किया गया है सेंटेंस में, तो आपको आवश्यकता के अनुसार मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड। तो यहाँ देखिए हैज और विल मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के लिए एक ही मेन वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया है, वो है वर्ब का पहला रूप, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं कि हैज और हैव के साथ जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैज, हैव और हैड है, इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक मिसिंग हो गया, यहाँ पर होना चाहिए वर्कड होना चाहिए, इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लगना चाहिए। तो यहाँ पर वर्कड जो है मिसिंग हो गया, इसलिए इस पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ वर्ब का, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये सही है। लेकिन इस पार्ट में यहाँ वर्कड जो है ये लगना चाहिए था, ये नहीं था, इसीलिए जो है इस पार्ट में एरर है। तो मीरा हैज वर्कड एंड विल वर्क हार्ड, तो ये इस तरह से सेंटेंस आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब दो सब्जेक्ट जो है अलग अलग नंबर्स के हों तो उनके साथ जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव जो भी सहायक क्रिया है वो दोनों सब्जेक्ट के लिए सहायक क्रियाओं के रूपों को हम लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसी बात को कह रहा है, मतलब फिर से मतलब इसी बात को जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिख देते हैं दो सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट है और अलग अलग नंबर्स का है, अलग अलग नंबर्स के हों तथा उनके साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, हैव, हैज, हैड, etc अगर सहायक क्रिया का प्रयोग हो तो दोनों सब्जेक्ट के लिए दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए सहायक क्रियाओं के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए। सहायक क्रियाओं के रूप को स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जब दो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का, देखिए दो सब्जेक्ट है तो दोनों का क्या होगा, हो सकता है कि अलग अलग नंबर्स में हो, मतलब सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, दोनों दो सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग नंबर्स के हैं। अगर दोनों अलग अलग नंबर के हैं तो उनके साथ जो सहायक क्रिया यूज किया जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये सब जो सहायक क्रिया का प्रयोग है, दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है सहायक क्रियाओं का रूप जो है लगेगा, तो उनके लिए अलग अलग रूपों को हम लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए, अलग अलग रूप को ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप लोग सिंगुलर जो है सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है दूसरा तो उसके साथ प्लूरल जो है वर्ब का प्लूरल जो है सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए। यही चीज़ को हम कहना चाह रहे हैं। ये तो जनरली हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने आपके साथ क्लियर किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर दो सब्जेक्ट है, दोनों का अलग अलग नंबर और पर्सन है, तो उसके अनुसार से अलग अलग हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, सहायक क्रिया का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस पे कि देयर 3, ऐसे लिखते हैं पहले, 3 वेयर किल्ड, 3 जो है मारे गए, एंड
1 वाज इंज्यूर्ड, एक घायल हो गया, ठीक है, 3 मारा गया और एक घायल हो गया। तो अगर इसमें देखा जाए तो 3 वेयर किल्ड एंड 1 वाज इंज्यूर्ड। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, एक सब्जेक्ट ये है, और एक 1, ये 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों का देखिए, एक ये 3 जो है ये अलग अलग नंबर में है, देखिए 3 जो है प्लूरल नंबर में है और 1 जो है आपका सिंगुलर नंबर में है। तो 3 के लिए अलग जो है वर्ब लगेगा, मतलब अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। 1 जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देयर, तो ये 3 जो है 3 वाज नहीं होके 3 क्या होगा, वेयर होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब 1 देखिए, 1 क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो यही चीज़ को हम कहना चाह रहे थे कि अगर 2 सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स का हो तो उसके साथ जो है अलग अलग सहायक क्रिया का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। तो 3 जो है प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किए, और 1 जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए। तो देखिए इस पे एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि टू वेर इंटेलिजेंट बट 1 डल, नो एरर, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो देखिए इसमें क्या है कि 2 वेर इंटेलिजेंट बट 1 डल, नो एरर। इसमें देखिए 2 जो है ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए अलग से वर्ब लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 जो है ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए भी वर्ब जो है सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि ये जो सहायक क्रिया है यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वेयर, ये वेयर जो है 1 के लिए तो यूज नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है वाज का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं था। वाज का प्रयोग कर दीजिएगा तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 वाज ब्यूटीफुल, 1 वाज ब्यूटीफुल बट 2 अगली, नो एरर, ठीक है। इसमें क्या है कि 1 वाज ब्यूटीफुल, देखिए 1 जो है ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगा है, ये सिंगुलर वर्ब लगा है। और 1 वाज ब्यूटीफुल बट 2 के साथ क्या लगना चाहिए, यहाँ पर वेयर का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि वेयर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर 2 वेयर अगली। तो इसके लिए इससे क्या हम लोग सीखे, अगर 2 सब्जेक्ट में है अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके आधार पर जो है उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ 2 वेयर अगली होना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर वेयर का प्रयोग ना करके आपसे पूछा जाएगा कि एरर किस पार्ट में है। तो यहाँ पर ये समझ जाना है आपको कि 2 वेयर अगली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 अगली दिया हुआ, इसलिए इस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब में जो एक टाइप था कि ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा क्या था, मेन वर्ब था। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें जो है मेन वर्ब्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब जिसको कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। जनरली हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो मेन वर्ब का यूज करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं ना, हैंग, हंग, हंग, या फिर राइज, रोज, राइजन, इस तरह से जो ये सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। मेन वर्ब को थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन केवल आपको दे देते हैं। जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो ये जो है मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार से अनुशासित होता है।
मतलब सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है, किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या क्या है, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोगों ने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि अगर जहाँ सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट है इधर वर्ब है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये सब जो है मेन वर्ब जब हम अब स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें जो है मेन वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि किस तरह से वर्ब का जो मीनिंग है, मीनिंग के आधार पर भी जो है आपको जो है अलग अलग जो है वर्ब का फॉर्म्स यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए हैंग, एक वर्ड लेते हैं HANG, हैंग। हैंग का मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब लटकना रखते हैं आप, ठीक है, लटकना नहीं लटकाना बोलिए। और दूसरा हैंग का मतलब क्या आप लोग जानते हैं, फांसी देना। हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। तो देखिए अगर ये हैंग का मतलब लटकाना है, मतलब किसी को लटका रहे हैं, लटकाना है, तो इसका जो दूसरा फॉर्म होगा वो होगा हंग और हंग, ठीक है। ये पास्ट टेंस में हंग हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में हंग हो जाएगा, यानी V2 में हंग और V3 में हंग। लेकिन अगर हैंग का अगर जहाँ सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है फांसी देना, तो उसका अलग मतलब हो जाएगा। उसका जो सेकेंड फॉर्म है V2 है, जो पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल है, वो अलग हो जाएगा। अगर हैंग का मतलब फांसी देना होता है तो इसका वर्ब 2 हो जाता है हैंग्ड और वर्ब 3 हो जाता है हैंग्ड। तो देखिए इस तरह से आपको जो है मीनिंग निकलेगा फांसी देना, ठीक है, और आपको जो है इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो HUNG हंग दे दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर हैंग का जो सेकेंड फॉर्म होता है फांसी देना के सेंस में हैंग्ड होता है, हंग नहीं होता है। तो इस तरह से करके आपको जो है एरर करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको समझ जाना है। इसे एक और लेते हैं, जो ये सब जनरली यूजिंग वर्ड है जो कि आपको कॉमन एरर में दिखेगा, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे राइज है, RISE। राइज मतलब होता है क्या, राइज का मतलब होता है जगना या उठना या उगना, ठीक है। राइज मतलब क्या होता है, जगना, उठना या उगना। सूर्य जो है राइज होता है, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है रोज और थर्ड फॉर्म होता है राइजेन। लेकिन अगर इसी में देखिए लगता है एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन, रेज, ये राइज है, ये रेज है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर स्पेलिंग में क्या हुआ कि यहाँ पर ए आया हुआ है, तो रेज। तो कभी कभी क्या करता है वो राइज के जगह रेज का प्रयोग कर देगा, ठीक है, और रेज के जगह राइज का प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मीनिंग आना चाहिए, तभी आप जो है करेक्टली जो है आपका उसका सेंस निकाल सकते हैं। अगर सेंटेंस में रेज लिखा हुआ है तो रेज का मतलब क्या होता है, उठाना। जैसे कि तिरंगा झंडा को क्या करते हैं, उठाते हैं, धीरे धीरे रेज करते हैं ना, जैसे नीचे में रखा वो रहता है, बंधा हुआ रहता है, फिर उसको धीरे धीरे रस्सी के सहारे रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं और फिर तिरंगा को क्या करते हैं, लहराते हैं उसको ऊपर में। तो ये रेज मतलब क्या होता है कि उठाना, किसी भी चीज़ को उठाना, खड़ा करना, या किसी मुद्दे को, जैसे संसद भवन में किसी मुद्दे को उठाया जाता है तो क्या किया जाता है, रेज किया जाता है, क्वेश्चन रेज किया जाता है, किसी मुद्दे को उठाया जाता है, तो वो होता है रेज, ना कि राइज। राइज क्या होता है, सूर्य जैसे राइज हो रहा है, मतलब हो रहा है ना उगना, सूर्य उदय हो रहा है, तो वो राइज हुआ। रेज मतलब क्या हुआ, ऐसे याद रखिए, संसद भवन में जो क्वेश्चन उठाते हैं लोग, या किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में आता है तो उस तरह का क्वेश्चन रेज करते हैं, आप टीचर के सामने क्वेश्चन रेज करते हैं। तो रेज मतलब क्या हुआ कि उठाना, उठाना, या किसी मुद्दे को इस तरह से लिख सकते हैं, किसी मुद्दे को उठाना, उसको भी बोला जाता है रेज, ठीक है। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है रेज्ड, ठीक है। तो इस तरह का वर्ड है जो कि लगता है कि बहुत ही सिमिलर होगा, मतलब दिखने में लगता है कि ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन उसका जो है मीनिंग जो है काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा जो है एग्जामिनर उठाता है, वो क्या करता है आपसे कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इस हैंग के जगह और इसका यूज कर लेगा, कभी इस राइज के जगह इस रेज का इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, ताकि ये वो जानना चाहता है कि आपको जो है
मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब पे क्लियरिटी है कि नहीं, उसके मीनिंग्स पर। तो जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड जो है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे वर्ड का हम जो एक लिस्ट बनाकर आपको देंगे जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होगा। तो हम लोग जो है कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बारे में स्टार्ट करेंगे वहीं से, और उसमें जो है आपको उसका मीनिंग समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है एक वेबसाइट है इसका ऑनलाइन स्टडी का, उस पर भी आप लोग विजिट करते रहिए www.governmentjobachiever.com, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लेक्चर लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।